नवंबर 1971 की तूफानी रात में मेडिटेरेनियन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से लड़ता हुआ इजरायली नेवल जहाज सीरिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उस दिन शाम को हाफिया नेवल बेस से रवाना हुआ जहाज लेबनान तट से गुजर के कुछ घंटों बाद सीरिया के क्षेत्र में पहुंचा। टर्किश बॉर्डर के पास सीरिया के लटाकिया पोर्ट के उत्तर की ओर थोड़ी दूर पर जहाज रुका। नेवल शिप के अंदर से शैटेड 13 के कमांडोज ने रबर बोट्स को नीचे गिराया। कुछ ही देर बाद शिप का साइड केबिन खुलता है, जिसमें से 3 आदमी सिविल क्लोथ्स में बाहर निकले। उन तीनों का चेहरा चादर से ढका हुआ और वाटर टाइट बैग्स में स्मॉल ट्रांसीवर्स, जाली पासपोर्ट और लोडेड रिवॉल्वर्स के साथ कुछ पर्सनल सामान था। बिना कुछ बोले ये 3 आदमी रबर बोट्स पर बैठकर समुद्र के किनारे चल पड़ते हैं। शैटेड 13 कमांडोज को उन तीनों आदमियों के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। उनका नाम, काम और सीरिया तक पहुंचने की वजह भी नहीं बताई गई थी। तीनों सिविलियंस किनारे तक पहुंचे, जहां पर सामने खड़ा एक आदमी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उस आदमी का नाम योनाथन था, जिसका कोड नेम प्रॉस्पर था, जो उन सभी का लीडर था। प्रॉस्पर ने उन तीनों को कुछ गर्म कपड़े दिए और अपने साथ चलने को कहा। उन तीनों ने अपने कपड़े बदले और प्रॉस्पर के साथ आगे चल दिए। तीनों को लेकर प्रॉस्पर एक गुप्त गाड़ी के पास पहुंचा, जहां पहले से ड्राइविंग सीट पर एक आदमी था, जो उन्हीं के साथ आगे होगा। सभी कार में बैठ गए। गाड़ी सीरिया के ट्रैफिक में आगे बढ़ते हुए हाईवे से दमास्कस में प्रवेश करती है। सभी ने अलग होकर 2 होटल्स में चेक इन किया। पूरी रात आराम करने के बाद सभी अगली सुबह इकट्ठा होते हैं। वह सभी लोग शैटेड 13 के कमांडोज रह चुके थे और अब वह मोसाद के एजेंट हैं, जिन्हें एक बेनाम मिशन में सीरिया भेजा गया था। सीरिया की भीड़ में वो ऐसा मिशन करने जा रहे थे जो जानलेवा भी हो सकता था। एक चूक और सब खत्म। उन 5 में से डेविड मोलार्ड नाम का एक शातिर जासूस था। आखिर ऐसा कौन सा मिशन था जिसके पूरे होने की जरूरत ने उन 5 लोगों को विदेशी धरती सीरिया में ला खड़ा कर दिया? जानने के लिए देखिए एस्पिनाज एपिसोड की सबसे रोचक और हैरत अंगेज अंडरकवर ऑपरेशन को। वक्त था 1970, जब हफीज अल असाद सीरिया का प्रेसिडेंट बना। उसके द्वारा सीरिया में रह रहे जूइश पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। बढ़ते हुए अत्याचार से बचने के लिए एक ही रास्ता बचा था, और वो इजराइल चले जाना। जो भाग सके वो भाग गए, और पीछे रह जाने वाले कई सारी जूइश लड़कियां थीं। उन सभी में से कुछ जूइश लड़कियां अपने आप को बचाकर लेबनान भाग गई। लेबनान में रह रहे मोसाद के कुछ एजेंट्स ने उन लड़कियों की मदद की और उन्हें सेफ हाउस में रखा। 1970 की सर्द रात में इजराइल मिसाइल बोट नॉर्थ बेरूत में स्थित जुनै शहर के पोर्ट में पहुंचा। वहां एक लोकल फिशरमैन ने सीरिया से भागी हुई 12 जूइश लड़कियों को लेकर पहुंचा। इजरायली मिसाइल बोट का कैप्टन था कर्नल अब्राहम बेंजीव, जिसे जाबू के नाम से भी जाना जाता था। कर्नल जाबू और उनकी टीम का काम था उन सभी लड़कियों को सही सलामत इजराइल वापस लाना, और इसके लिए उन्हें कठिन से कठिन ट्रेनिंग भी दी गई थी। उन सभी लड़कियों को लेकर बोट हाइफा की तरफ रवाना हुआ। ठंड से कांपती हुई लड़कियों को कर्नल जेबू ने ब्लैंकेट और कुछ गर्म सैंडविच कॉफ़ी भी दिलवाया। सुबह करीब 4 बजे बोट हाइफा पहुंची और देखा कि वहां पहले से ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर और उनके साथ चीफ ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जनरल हेम बारलिव और उनके डेप्यूटी जनरल डेविड एल अजर उन्हें रिसीव करने के लिए पहले से मौजूद थे। गोल्डा मेयर ने उन लड़कियों के लिए पार्टी का आयोजन किया था, और वहां उनके साथ हेम बारलिव और डेविड एल अजर के साथ कई सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे। गोल्डा मेयर ने उन सभी लड़कियों की आपबीती सुनी। उन लड़कियों के कहने अनुसार सीरिया में रोज उन जूइश लड़कियों पर अत्याचार होता था। उनका शारीरिक उत्पीड़न भी किया जाता था। उन लड़कियों की पीड़ा सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गोल्डा मेयर भी अपने आप को रोने से रोक न सकी। प्राइम मिनिस्टर ने सीरिया में संघर्ष कर रही जूइश लड़कियों को बचाने का फैसला किया। इस रेस्क्यू मिशन को सक्सेसफुल पूरा करने की जिम्मेदारी ज़्वी ज़मीर को दी गई थी। सीरिया में होने वाली रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तैयारी तेल अवीव में स्थित मोसाद हेडक्वार्टर में हुई थी। ज़्वी ज़मीर, माइक हरारी और कुछ डिपार्टमेंट हेड्स की मुलाकात 4 जवान आदमियों से हुई, जिनकी उम्र 23 से 27 साल के बीच थी।
उन चारों ने कई सारे कोड ऑपरेशंस में साथ काम किए थे। उनके पास नेवल कमांडोज के कौशल और अब मोसाद द्वारा दी गई ट्रेनिंग का उत्तम अनुभव भी था। उन चारों की टीम का नाम था कोसा नोस्ट्रा। सीरिया में होने वाली रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी कोसा नोस्ट्रा टीम को दी गई। सीरिया में फंसी हुई लड़कियों को सुरक्षित इजराइल लाने का असाइनमेंट उन्हें दिया गया। मिशन के बारे में सुनते ही कोसा नोस्ट्रा टीम का एक आदमी बोल पड़ा कि जूइश लड़की को बचाने का काम भला मोसाद एजेंट का कब से हो गया? ये काम जाके किसी जूइश एजेंसी को दे, हमें इन सब काम में क्यों लिया गया? तभी दूसरा आदमी बोल पड़ा कि ये सुसाइडल ऑपरेशन के लिए आपको हम ही मिले। अरब देशों की खतरनाक जगहों में हम उन लड़कियों को लेने जाएं जिनका होना या होना कुछ पता नहीं। यकीन नहीं होता कि ऐसा तुच्छ काम भला मोसाद कब से करने लगी। ज़ुई ज़ामिर उन बेतुके आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर कड़े शब्दों में बोला कि ऑपरेशन तो होकर ही रहेगा। शायद उन जिंदा लौटकर आई हुई लड़कियों की दर्द भरी कहानी तुमने नहीं सुनी। उन लड़कियों का सीरिया में सौदा होता था। किसी भी अमीर और अय्याश आदमी को बेच दिया जाता था जो उनको यातनाएं देता था और शब्दों में बयां ना कर सके वैसा शारीरिक शोषण भी करता था। मत भूलो कि इजराइल का निर्माण यहूदियों के लिए हुआ। इस मक्कम बुनियाद पर आज देश खड़ा है। उन जूश को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे देश की है। अगर मरने से इतना ही डरते हो तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। हम किसी और से काम करवा देंगे, क्योंकि मोसाद में कमजोर और डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं। शायद ज़ुई ज़मीर के कड़े शब्दों ने कोसा नोस्ट्रा टीम के अंदर का जमीर जगा दिया और वो उन लड़कियों के लिए अपने जान को दांव में लगाने को तैयार हो गए। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया स्मीचा, जो एक हिब्रू शब्द था जिसका मतलब था ब्लैंकेट। नवंबर 1971 की रात में उन्हें समुद्री रस्तों से सीरिया पहुंचाया गया। वहां से वे सीरिया के राजधानी दमास्कस पहुंचे। अलग अलग होटलों में चेक इन करके अगली सुबह वह मिशन के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। बिना किसी समस्या का सामना किए सीरिया पहुंचने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। अगली सुबह वे दमास्कस की गलियों में घूमने लगे और आसपास की जगहों का सर्वेलेंस भी किया। वह बार बार ये देख रहे थे कि सीरियन इंटेलिजेंस सर्विस का कोई आदमी उनके आसपास तो नहीं। प्रॉस्पर के साथ इमैनुअल ओल्सन, जिसका कोड नेम था क्लॉडी, दोनों एक ज्वेलरी स्टोर में आ पहुंचे। वहां दोनों फ्रेंच भाषा में एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों अपनी बातों में उलझे रहने का नाटक कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके पास आया और हिब्रू भाषा में उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आप जूइश हैं? ये सवाल को सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और खतरे का सिग्नल समझ के उस आदमी के सवाल को नजरअंदाज करते हुए वहां से चले गए और भीड़ में घुसकर कहीं खो गए। कुछ ही देर बाद प्रॉस्पर को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि कल शाम होटल के नजदीक एक छोटा सा ट्रक तुम्हारा इंतजार करेगा। उस ट्रक में लड़कियां होंगी, लेकिन याद रहे ज्यादा देरी मत करना। अगली शाम कोसा नोस्ट्रा को होटल के पास वाली अंधेरे गली में एक ट्रक मिला। टीम ने तुरंत होटल से चेकआउट किया और ट्रक के पास आ पहुंचे। उस ट्रक में देखा तो वहां कुछ लड़कियां थी जिनकी उम्र 15 से 20 साल की थी और एक नाबालिग लड़का भी था। टीम के 2 लोग ट्रक के आगे वाले हिस्से में बैठ गए और बाकी के 2 लोग पीछे लड़कियों के साथ बैठ गए। टीम को पता था कि सीरिया की हाईवे में आर्मी और पुलिस हथियारों के साथ चेक पोस्ट और बैरियर्स रखे खड़े होंगे। टीम ने सोचा कि अगर ट्रक को पुलिस रोके भी तो उन्हें यह बता दिया जाएगा कि ट्रक में बैठी लड़कियां को हाई स्कूल के ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। ट्रक चलाने वाला आदमी मोसाद का लोकल एसेट था। ट्रक सबसे पहले एक स्थानीय जगह पहुंचा और वहां 2 और लड़कियों को पिकअप किया और उसके बाद टाटर शहर की तरफ रवाना हुआ। कुछ घंटों के बाद ट्रक एक बीच पर उतरी। टीम लड़कियों को ट्रक से उतारकर आगे बढ़ी। इजरायली मिसाइल बोट बीच से थोड़ी दूरी पर टीम के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। प्रॉस्पर ने फ्लैश लाइट से सिग्नल भेजा। सिग्नल मिलते ही शैतर 13 के कुछ कमांडोज रबर बोट से उनकी तरफ आने लगी। ऑपरेशन यहां पर पूरी तरह से सफल होते दिख रहा था। रबर बोट जैसे ही बीच से ज्यादा करीब पहुंची तभी प्रॉस्पर के पास से एक गोली गुजरी। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ पुलिस रबर बोट्स की तरफ टारगेट करके कमांडोज पर गोलियां चला रहे थे। खतरे को सामने देख नेवल कमांडोज के चीफ गादी क्रोल ने कमांडोज को नॉर्थ की तरफ मुड़ने को कहा। कमांडोज रबर बोट के साथ नॉर्थ की तरफ मुड़ी और दूसरे जगह पर कोसा नोस्ट्रा को आने को कहा। कोसा नोस्ट्रा ने जल्दी से लड़कियों को कवर किया और वापस उन्हें ट्रक में बिठाया। ट्रक उत्तर की तरफ बढ़ी और एक अलग बीच पर पहुंची जहां कोई खतरा नहीं था। शैटर 13 के कमांडोज बीच पर पहुंचे और तुरंत सभी लोगों को सेटल करते हुए मिसाइल बोट के पास पहुंचे। वहां से कोसा नोस्ट्रा और लड़कियों को अलग अलग कैबिन ले गए। रात के अंधेरे में लहरों के साथ मिसाइल बोट अंधेरे में कहीं खो गई।
ड्राइवर डेमास्कस की तरफ चल पड़ा और आने वाले मिशन की तैयारी में लग गया। बिना किसी समस्या का सामना किए मिसाइल बोट हाइफा नेवल बेस पर पहुंची। अगले दिन मोसाद डिपार्टमेंट में इस बात की चर्चा हुई कि आखिर सीरियन पुलिस उस बीच पर पहुंची कैसे। इस बात का पता लगाने के लिए मोसाद ने सीरिया में रह रहे अपने कुछ स्लीपर्स को एक्टिवेट किया तो पता चला कि उस वक्त गश्त लगा रही सीरियन पुलिस की टुकड़ियों को बीच पर कुछ अजीब सा मूवमेंट का पता चला और इसीलिए नर्वस रिस्पांस पर हमला किया। इस इंफॉर्मेशन से मोसाद की कुछ हद तक चिंता कम हुई और आगे के ऑपरेशन के लिए फिर से कोसा नोस्ट्रा को तैयार किया। टीम कोसा नोस्ट्रा दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार हुई और इस बार पेरिस से डेमास्कस हवाई रास्ते से पहुंची। इस बार सभी आर्कियोलॉजी स्टूडेंट बनकर सीरिया पहुंचे। उनकी जेब मेट्रो टिकट्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट रिसीट से भरी हुई थी। उनके डॉक्यूमेंट्स भी सही तरह से अरेंज थे, फिर भी न जाने उन्हें डर लग रहा था। सीरियन इंटेलिजेंस सर्विस के आदमी उनके आसपास तो नहीं, ये सोच के उनके हाथ पैर कांपने लगे। बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अलग अलग टैक्सी में बैठकर अलग अलग होटल्स में चेक इन किया। उस रात वे चारों डरे हुए थे। सीरियन पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर उन्हें सताने लगा। वे ये सोच रहे थे कि अगर पकड़े गए तो सीरियन पुलिस उन्हें जान से ही मार देगी। मोसाद के मशहूर जासूस एली कोहेन को जिस तरह से सीरियन गवर्नमेंट ने मारा था, उसे याद करके भी उनकी नींद उड़ जाती थी। अगले दिन प्रॉस्पर और उनकी टीम ने देखा कि बीच पर पुलिस की बड़ी सी टुकड़ी गश्त लगा रही थी। टीम समझ गई कि इस रास्ते से लड़कियों को डिपार्ट नहीं किया जा सकता। टीम ने दूसरा रास्ता सोचा। टीम ने बैरूत के रास्ते से डिपार्ट होने को सोचा। लेबनान बॉर्डर क्रॉस करके जुने शहर के पोर्ट पर टीम पहुंची। उस वक्त क्रिसमस का महीना था। बिना वक्त गवाए प्रॉस्पर ने एक यॉट भाड़े में लिया। यॉट के मालिक को बताया कि वह अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में 15 मेहमानों को घुमाना चाहता है। यॉट का मालिक बिना डाउट किए मान गया। उस रात कोसा नोस्ट्रा टीम लड़कियों को ट्रक में बिठाकर डेमास्कस से निकले। क्लॉडी ट्रक चला रहा था। ट्रक को लेबनान बॉर्डर से थोड़ी दूर रोक दिया। क्लॉडी के पास पेपर्स थे, इसलिए बॉर्डर के पास अकेले ट्रक लेकर पहुंचा। वहां से सिक्योरिटी क्लियर करके लेबनान में प्रवेश किया। ट्रक को थोड़ी दूर किनारे रखकर वो बाकी लोगों के आने की राह देख रहा था। कोसा नोस्ट्रा के बाकी के मेंबर्स और लड़कियां कुछ देर पैदल चले और उसके बाद ट्रक में वापस बैठ गए। जुने शहर के पोर्ट में वह पहुंच गए। सभी यॉट में बैठकर समुद्र के बीच चल पड़े। थोड़ी दूरी पर लड़कियों को नेवी बोट पर ट्रांसफर करके वहां से सेफली डिपार्ट करा दिया गया। कोसा नोस्ट्रा टीम वापस डेमास्कस पहुंची और कुछ दिन वहां घूम फिर कर वापस अपने मंजिल पहुंच गए। अप्रैल 1973 में ऑपरेशन स्मीचा सक्सेसफुली पूरा हुआ। गोल्डा मेयर ने खुद कोसा नोस्ट्रा टीम को उनके निडर और उत्तम योगदान के लिए धन्यवाद किया। सितंबर 1973 से अप्रैल 1973 के बीच मोसाद ने सीरिया में 20 ऑपरेशन किया, जिसमें 120 लड़कियों को सुरक्षित इजराइल वापस लाया गया। इस ऑपरेशन को 30 साल तक सीक्रेट रखा गया। इस ऑपरेशन के बाद टीम कोसा नोस्ट्रा का काम खत्म हुआ और उनके सभी मेंबर्स अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। किसी ने बिजनेस चालू किया तो किसी ने टूरिज्म या फिर सिविल सर्विस ज्वाइन किया। इस बीच कई बार मोसाद को अपनी सेवाएं भी दी। समय अच्छे से बीतता गया। एक दिन क्लॉडी, जिसका नाम इमैनुअल ओल्सन था, उसे अपने रिश्तेदार की शादी में बुलाया गया। शादी में इमैनुअल का परिचय ब्राइड से करवाया। इमैनुअल ने जब उस औरत को देखा तो अपने आंसुओं को रोक ना सका। वो औरत एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में बहुत ही खुश दिख रही थी। इमैनुअल उस खूबसूरत औरत के पास जाकर उससे पूछा, क्या तुम सीरिया से आई हो, समुद्र के रास्ते से? ये सवाल सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और इमैनुअल को गले लगते हुए कहा, मैं आपको जानती हूँ, आप ही ने मुझे उस नर्क से बचाया और मुझे अच्छी जिंदगी दी। उस औरत को खुश देखते हुए इमैनुअल ने खुद से कहा, ऑल द रिस्क वी टुक वाज वर्थ इट। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोसाद द्वारा की गई विदेशी धरती पर सक्सेसफुल ऑपरेशन की। हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में हमें इंडियन इंटेलिजेंस पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम आपकी ये डिमांड जरूर पूरी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।